भारत भारती किस युग की अमर कृति है? तो ऑप्शन है आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या द्विवेदी युग। तो भारत भारती जो है ये है द्विवेदी युग की एक अमर कृति के रूप में जानी जाती है। तो भारत भारती दोस्तों अमर कृति के रूप में जानी जाती है द्विवेदी युग के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है द्विवेदी युग का मूल उद्देश्य क्या था? तो द्विवेदी युग का मूल उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है केवल मनोरंजन, साहित्य को समाजोपयोगी बनाना, केवल श्रृंगार काव्य की रचना या धार्मिक ग्रंथों का अनुकरण। तो दोस्तों जो द्विवेदी युग का मूल उद्देश्य था वो था साहित्य को समाजोपयोगी बनाना। तो ये द्विवेदी युग का मुख्य उद्देश्य रहा है, क्योंकि हिंदी साहित्य को जो समाज के लिए उपयोगी बनाना इनका मुख्य टारगेट रहा है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों आज की क्लास में हम बात करेंगे द्विवेदी युग से संबंधित, और द्विवेदी युग की काव्य धारा तथा गद्य साहित्य पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो बिना स्किप किए पूरी क्लास को जरूर वॉच कीजिएगा। ये हमारी क्लास 49 रहेगी, जो हिंदी में आपको उत्तराखंड प्रवक्ता से संबंधित और जो है विशेष क्लास यहाँ पर देखने को मिल रही है। और लगातार क्लास देखते रहिए, अपने सिलेबस की तैयारी करते रहिए। और इससे पहले क्लास 1 में भारतेंदु युग पर चर्चा की थी और उनके काव्य धारा तथा गद्य साहित्य पर हमने चर्चा की थी। और आज हम बात करेंगे द्विवेदी युग और कब से प्रारंभ हुआ, क्या इसकी विशेषता रही, इन सब में हम चर्चा करेंगे। और साथ ही हम पे 20 MCQ क्वेश्चन इस पर सॉल्व करेंगे। तो बिना स्किप किए पूरी क्लास को जरूर वॉच कीजिए। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको इसी प्रकार की लगातार आपकी क्लासेस, आपका प्रिपरेशन आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आपको हमारी क्लास कैसी लगती हैं। तो दोस्तों बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। द्विवेदी युग की जो विशेषताएं हैं दोस्तों, सबसे पहले हम समय सीमा की बात करें तो 1893 से लेके 1918 ईस्वी तक का जो समय है, ये जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी का सरस्वती संपादन काल समाप्त तक जो है इसको माना जाता है। क्योंकि आचार्य बालकृष्ण भट्ट का जब निधन हुआ तब से लेके 1918 तक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने का सरस्वती संपादन काल समाप्त होने तक का समय द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। इस युग की बात करें तो दोस्तों इस युग में साहित्य का जो स्वरूप था, इस युग का जो गद्य साहित्य, गद्य और पद्य दोनों में सामाजिक, राष्ट्रीय और नैतिक चेतना से युक्त रहा था। क्योंकि इससे पहले हमने भारतेंदु हरिश्चंद्र का भी गद्य साहित्य पढ़ा था, तो उसमें भी जो है नव जागरण था, राष्ट्रीयता की भावना थी, करुणा थी और सामाजिक सौहार्द था, ये सारी चीज़ें उसके अंतर्गत भरी हुई थी। तो ये भी जो है द्विवेदी युग की जो रचनाएं हुई हैं, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य दोनों में सामाजिक, राष्ट्रीय और नैतिक चेतना से युक्त ये जो है पद इनका साहित्य जो है रहा है। इसके अलावा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो योगदान है, सर्वप्रथम सरस्वती पत्रिका जो बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका है दोस्तों, इसके संपादन द्वारा साहित्य में सुधार, शुद्धता और सामाजिक उद्देश्य परकता का प्रवाह देखने को मिलता है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी की जो प्रमुख पत्रिका है वह है सरस्वती नामक पत्रिका। साहित्य को मात्र मनोरंजन से निकालकर समाजोपयोगी और राष्ट्रीय चेतना का साधन इन्होंने बनाया था। यानी कि हिंदी साहित्य को इन्होंने केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं बनाया था, बल्कि इन्होंने जो है इसको समाज उपयोगी और राष्ट्रीय चेतना का साधन के रूप में इन्होंने जो है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसको बनाया था हिंदी साहित्य के लिए। और साथ ही इसमें जो है सामाजिक चेतना का भी विकास किया था। समाज में जो फैली हुई कुरीतियाँ थी उन और अंधविश्वास थे, उनको भी नष्ट कर इन्होंने जो है समाप्त करने में अपने रचनाओं के द्वारा इन्होंने इसको समाप्त किया था। साथ ही स्त्री शिक्षा हो गई, दहेज प्रथा हो गई, आदि पर साहित्यकारों ने अपनी लेखनी चलाई थी, और जिसके आधार पर जो है ये कुरीतियाँ समाज से कम हुई थी। ठीक है।
इसके अलावा राष्ट्रवाद का उदय किया हुआ था कवियों के द्वारा, इन कवियों के द्वारा, जब इन्होंने कवियों और लेखकों ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता और स्वदेश प्रेम को साहित्य का विषय बनाया, तो उससे राष्ट्रवाद का उदय हुआ था। ठीक है, तो अगर हिंदी काव्य के अंतर्गत राष्ट्रवाद के उदय को लेकर अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता होना चाहिए आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, इसके अलावा भाषा की शुद्धता, और इनकी जो भाषा थी दोस्तों वो थी बिल्कुल हिंदी बोली, जो खड़ी बोली हिंदी को गद्य और पद्य की सशक्त भाषा के रूप में इन्होंने प्रतिष्ठित किया गया था। जबकि इससे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी जो है हिंदी में खड़ी बोली को ही ज़्यादा उपयोग किया था। ठीक है, उसके अलावा पाश्चात्य प्रभाव इस काल में अंग्रेजी साहित्य से प्रेरित होकर जो है निबंध, उपन्यास, कहानी और आलोचना का विकास हुआ था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि द्विवेदी युग में क्या क्या चीज़ों का विकास हुआ था, तो एक तो निबंध का विकास हुआ था दोस्तों, उपन्यास की रचना हुई थी, कहानी के लेखन हुए थे, और साथ ही जो आलोचना का विकास हुआ था। क्योंकि अगर आलोचना हिंदी साहित्य के अंतर्गत ना हो तो कहीं न कहीं उसमें जो है वो रस और वो अनुभूति नहीं हो पाती है, क्योंकि इससे जो है सत्य की ओर मार्ग प्रशस्त होता है। इसके अलावा द्विवेदी युग की जो काव्य धारा थी दोस्तों वो देश प्रेम और राष्ट्रवाद पर आधारित थी, और कवियों ने देशभक्ति और राष्ट्रीय आंदोलन से प्रेरणा लेकर कविताएं लिखी थी। ठीक, जैसे एग्जाम्पल आपके माखनलाल चतुर्वेदी हैं, राम नरेश त्रिपाठी हैं, और बालकृष्ण जो शर्मा, बालकृष्ण शर्मा नवीन इनको कहा जाता है, ये इस युग के प्रमुख कवियों के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, देश प्रेम और राष्ट्रवाद की भावना का इन्होंने रचनाएं की थी, जिसमें माखनलाल चतुर्वेदी का विशेष नाम आता है दोस्तों। इनकी रचनाएं आपने छोटी क्लास में पढ़ी हैं, और साथ ही राम नरेश त्रिपाठी हैं, बालकृष्ण शर्मा नवीन हैं, ये जो है देश प्रेम और राष्ट्रवाद से संबंधित कवि रचनाओं के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा इन्होंने सामाजिक सुधार के क्षेत्र में समाज की कुरीतियों पर प्रहार किया था। जो समाज की जो कुरीतियाँ चल रही थी उस समय, जैसे सती प्रथा थी, ठीक है, पर्दा प्रथा थी, बाल विवाह थी, तो ये सब प्रकार की कुरीतियों का इन्होंने सामाजिक सुधार किया था। दहेज प्रथा, इन पर आधारित इन्होंने रचनाएं की, और इनकी रचनाओं को लोगों ने सुनकर या पढ़कर जो है समाज में स्वतः ही सुधार जो है पैदा हुआ था। गया प्रसाद शुक्ल जो स्नेही की कविताएं हैं, उसमें भी दोस्तों यहाँ पर सामाजिक सुधार से संबंधित रचनाएं इसमें हुई हैं द्विवेदी युग के अंतर्गत। इसके अलावा अगर बात करें तो नीति तथा शिक्षात्मक काव्य, यानी कि इनकी जो कविताएं थी उस कविताओं में नैतिक और सामाजिकता का, शिक्षा का समावेश था। ठीक है, तो नीति और शिक्षात्मक काव्य इन्होंने रचना की थी, यानी कि कविताओं में नैतिकता की भावना थी और शिक्षा का समावेश था, यानी कि उससे कुछ न कुछ सीखने को मिलता था। जैसे रतननाथ सरसार और मैथिली चरण गुप्त, दो रचनाएं जो हैं इनमें शिक्षा और जो है नीति पर आधारित काव्य देखने को मिलता है। इसके अलावा देखें तो दोस्तों प्रकृति और करुणा काव्य इनके काव्य रचना के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन आ सकता है कि जो है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हैं, इनके जो है क्या क्या रचनाएं हैं, किस प्रकार के हैं। तो प्रकृति और करुणा काव्य से संबंधित ग्रामीण जीवन और प्रकृति और करुणा के स्वर के रूप में इन्होंने रचना की है। और जैसे राम नरेश त्रिपाठी जी का काव्य जो है उसमें भी इन चीज़ों को जो है समावेश किया गया है। अब बात करते हैं द्विवेदियों का गद्य साहित्य। जैसे निबंध साहित्य है द्विवेदियों का, महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनके व्यंग्यात्मक और सुधारवादी इन्होंने निबंध की रचना की है, यानी कि इनके जो रचनाएं हैं उसमें व्यंग्य भी है और साथ ही सुधारवादी भी दृष्टिकोण इसके अंतर्गत रखा गया है। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो दोस्तों इसके अलावा हैं बालकृष्ण भट्ट हैं जो आलोचनात्मक निबंध के लिए जाने जाते हैं, और साथ ही प्रताप नारायण मिश्र हैं जो हास्य व्यंग्य पर आधारित रचनाएं करते हैं। इसके अलावा जो
द्विवेदी युग के जो उपन्यास हैं दोस्तों वो हैं आपका आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, इनके उपन्यास हैं। इसके अलावा किशोरीलाल गोस्वामी के उपन्यास हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर श्रीनिवास दास के जो परीक्षा गुरु नामक रचना है, परीक्षा गुरु नामक रचना है वो हो गई, ठीक है, जिसको आरंभिक प्रभाव के तौर पे जाना जाता है। तो ये इनके उपन्यास हैं, ठीक है, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री जी के, किशोरीलाल गोस्वामी के। इसके अलावा श्रीनिवास दास का जो परीक्षा गुरु आरंभिक प्रभाव है, ये उपन्यास इनके शासनकाल में हुए हैं। इसके अलावा द्विवेदी युग के अंतर्गत जो कहानियां हैं दोस्तों वो क्या क्या हैं। प्रेमचंद्र 1907 ईस्वी से सक्रिय प्रारंभिक कहानियां इस युग में हुई हैं, ठीक है। तो प्रेमचंद्र की कहानी जो है 1907 में इसी जो है युग में इनका प्रारंभ हुआ था, और ये इनकी जो प्रारंभिक कहानियाँ थी ये जो है सक्रिय हुई थी। इसके अलावा सुदर्शन और जयशंकर प्रसाद ये इनके प्रारंभिक रचनाकार के रूप में जाने जाते हैं। अगर हम बात करें आलोचनात्मक साहित्य की दोस्तों, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की आलोचना को वैज्ञानिक दृष्टि दी है, यानी कि उन्होंने साहित्य की जो आलोचना है उसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझाने का प्रयास भी किया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इनके अंतर्गत इनकी विशेषताएं आती हैं। तो इनको कुछ कुछ पॉइंट हैं जिनको आपको एग्जैक्टली नोट कर लेना है। इसके अलावा अगर हम बढ़ें इसमें, तो द्विवेदी युग के प्रमुख साहित्यकार कौन कौन हैं, इन पर चर्चा करते हैं। जैसे काव्य के अंतर्गत दोस्तों मैथिली शरण गुप्त हैं, राम नरेश त्रिपाठी हैं, ठीक है, इनको नोट करेंगे। माखनलाल चतुर्वेदी और स्नेही हैं। ये चार जो हैं द्विवेदी युग के प्रमुख काव्य रचनाकार रहे हैं। मैथिली शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी, माखनलाल चतुर्वेदी और स्नेही, ठीक है, ये द्विवेदी युग के प्रमुख साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों गद्य साहित्य के अंतर्गत बात करें, तो गद्य साहित्य के अंतर्गत जो आते हैं दोस्तों वो आते हैं आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। इसके अलावा प्रेमचंद्र, मुंशी प्रेमचंद्र हैं, प्रताप नारायण मिश्र रहे हैं, और किशोरीलाल गोस्वामी ये भी द्विवेदी युग के साहित्यकार हैं। और इसके अलावा आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, ठीक है। तो ये पांच जो मेन हैं, पांच है जो यहाँ पर गद्य साहित्य के अंतर्गत हैं, वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद्र हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं, किशोरीलाल गोस्वामी हैं और आचार्य चतुर्सेन शास्त्री हैं। जबकि द्विवेदी युग के काव्य रचनाओं के अंतर्गत मैथिली शरण गुप्त हैं, राम नरेश त्रिपाठी हैं और माखनलाल चतुर्वेदी और स्नेही हैं, ठीक है। तो ये द्विवेदी युग के प्रमुख साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये द्विवेदी युग का टॉपिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अब हम इस पर आधारित लेते हैं एमसीक्यू प्रश्न, जो आपको जो है इस चैप्टर से संबंधित चीज़ों को आपका रिवाइज भी हो जाएगा और साथ ही आपको एक अच्छी खासी प्रिपरेशन यहाँ से देखने को मिलेगी। अब इस पर आधारित जो पहला प्रश्न है दोस्तों, द्विवेदी युग की समय सीमा क्या मानी जाती है। तो द्विवेदी युग की जो समय सीमा है दोस्तों, ऑप्शन है 1800 से 1815, 1850 सॉरी 1800 से 1850, 1850 से 1893, 1893 से 1918 या 1918 से 1936। तो दोस्तों जो द्विवेदी युग की समय सीमा मानी जाती है वो 1893 से 1918 तक की मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, जो हम पहले टॉपिक में चर्चा भी कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर पड़ा है। तो ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, बिल्कुल गलत। महावीर प्रसाद द्विवेदी, तो आसान सा प्रश्न है दोस्तों। द्विवेदी युग का जो नाम पड़ा है वो पड़ा है महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से। प्रेमचंद के नाम से भी नहीं और बालकृष्ण भट्ट के नाम से भी नहीं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जो एक बहुत जाने माने कलाकार हैं, यानी काव्य और गद्य के रचनाकार हैं। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही द्विवेदी युग का नाम पड़ा है दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे।
तो सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र और माखनलाल चतुर्वेदी। तो दोस्तों यहाँ पर तो हमारा टॉपिक महावीर प्रसाद द्विवेदी का चल रहा है, इसलिए सरस्वती पत्रिका का संपादक आपको बहुत आसानी से आ जाएगा, लेकिन आपको याद भी रखना जरूरी है। यह ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सरस्वती पत्रिका का संपादन द्विवेदी जी ने कब तक किया था? तो जो सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था द्विवेदी जी ने, ऑप्शन है 1893, 1918, 1920 या 1936। तो सरस्वती पत्रिका का जो संपादन किया गया था दोस्तों, वो किया गया था 1918 तक। कब किया गया था? 1918 तक जो है दोस्तों कि सरस्वती पत्रिका का संपादन कर दिया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख कृति कौन सी है? तो ऑप्शन है भारत भारती, परीक्षा गुरु, गोदान और अछूत। तो मैथिली शरण गुप्त की जो प्रमुख कृति रही है दोस्तों, वह है भारत भारती। भारत भारती नामक रचना जो की गई है, वो की गई है मैथिली शरण गुप्त के द्वारा की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, परीक्षा गुरु उपन्यास किसका है? तो परीक्षा गुरु जो उपन्यास है किसका है? ऑप्शन है प्रेमचंद्र, श्रीनिवास दास, किशोरीलाल गोस्वामी और प्रताप नारायण मिश्र। तो परीक्षा गुरु जो उपन्यास है दोस्तों, वह है श्रीनिवास दास। और ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है और आसान भी है दोस्तों। परीक्षा गुरु जो रचना है वो श्रीनिवास दास की रचना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, द्विवेदी युग की प्रमुख काव्यधारा कौन सी थी? तो द्विवेदी युग की जो प्रमुख काव्यधारा थी दोस्तों, जिसमें इन्होंने रचनाएं की हैं, रीतिकालीन श्रृंगार काव्य, भक्तिकालीन भक्ति काव्य या राष्ट्रीय सामाजिक और नैतिक काव्य, केवल हास्य व्यंग्य काव्य। तो इनकी जो काव्य रचना है दोस्तों, वह है मेनली राष्ट्रीय सामाजिक और नैतिक काव्य पर आधारित इनकी काव्यधारा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, द्विवेदी युग में कौन सी भाषा मुख्य रूप से प्रतिष्ठित हुई है? तो इससे पहले भी हमने पढ़ा था भारतेंदु युग, उसमें भी यही भाषा का प्रतिष्ठित हुआ था। तो अवधी ब्रज भाषा, खड़ी बोली हिंदी या संस्कृत मिश्रित हिंदी। तो मेनली यहाँ पर जो भाषा ली गई थी वो खड़ी बोली हिंदी ली गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि द्विवेदी युग में हिंदी जो भाषा का प्रयोग किया गया था द्विवेदी युग में, वो मेनली यूज किया गया था खड़ी बोली वाली हिंदी की भाषा का प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, सरस्वती पत्रिका किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो सरस्वती पत्रिका जो प्रारंभ हुई थी दोस्तों, वो हुई थी ऑप्शन 1900, 1903, 1905, 1910। तो बहुत आसान सा प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका का जो प्रारंभ हुआ था वो था 1903 में। और ये क्वेश्चन दोस्तों इम्पोर्टेंट भी रहता है। ठीक है, 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का प्रारंभ हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम क्या था? तो प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन है धनपत राय, हरिशंकर प्रसाद, श्याम सुंदर दास या जयशंकर प्रसाद। तो किस व्यक्ति को जो है धनपत राय के पदवी मिली थी? तो ये मिली थी दोस्तों यहाँ पर प्रेमचंद्र का जो वास्तविक नाम था वो था धनपत राय। तो इनको प्रेमचंद के नाम से जाना जाता था, और लेकिन बचपन में इनका नाम धनपत राय था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस कवि को राष्ट्रकवि कहा जाता है? तो राष्ट्रकवि के रूप में किनको जाना जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त। तो ये बी ऑप्शन इसका सही आंसर है दोस्तों। मैथिली शरण गुप्त को ही जो है राष्ट्रकवि के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, गोदान उपन्यास किसका है? तो गोदान उपन्यास किसका है? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, किशोरीलाल गोस्वामी या द्विवेदी। तो गोदान उपन्यास के लेखक कौन है दोस्तों? वह हैं प्रेमचंद। तो प्रेमचंद की रचना है गोदान। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रताप नारायण मिश्र किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो प्रताप नारायण मिश्र की जो रचनाएं हैं वो उनके अपने विशेष टाइप की रचनाएं हैं दोस्तों, जिनके लिए वो प्रसिद्ध हैं। हास्य व्यंग्य निबंध, तो यही इसका सही आंसर है, क्योंकि इनकी रचनाओं में हास्य और व्यंग्य जो है भरपूर है। तो इसलिए इनके हास्य व्यंग्य संबंधित जो निबंध हैं वो प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी काव्य के अंतर्गत बिल्कुल यूनिक बनाते हैं। और ये प्रताप नारायण मिश्र जो है हिंदी काव्य में हास्य व्यंग्य निबंध के लिए ही प्रसिद्ध हैं। तो दोस्तों प्रताप नारायण मिश्र जो हैं वो हास्य व्यंग्य निबंध के लिए प्रसिद्ध हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द्विवेदी युग का गद्य साहित्य मुख्यतः किससे प्रभावित था? तो द्विवेदी युग का जो गद्य साहित्य प्रभावित था, संस्कृत का बिल्कुल गलत, अंग्रेजी साहित्य से। ठीक है, जो अंग्रेजी साहित्य है उससे जो है द्विवेदी युग का गद्य साहित्य मुख्यतः प्रभावित रहा था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम बहुत पूछे जाते हैं दोस्तों कि किस युग का गद्य साहित्य किससे प्रभावित था, तो अंग्रेजी साहित्य से प्रभावित रहा था द्विवेदी युग का गद्य साहित्य। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सनेही किस विद्या के रचनाकार थे? तो सनेही का नाम भी हिंदी साहित्य के अंदर के विशेष जाना जाता है। उपन्यास, कहानी, काव्य या नाटक, तो इनके जो विधा जो थी दोस्तों वो ये जो विधा के रचनाकार थे वो थे काव्य विधा के। ठीक है, किस विधा के रचनाकार थे? ये काव्य विधा के रचनाकार थे, सनेही जो थे काव्य विधा के रचनाकार रहे हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अछूत कृति किसकी है? तो अछूत नामक जो रचना है, कृति है, वो किसकी है? ऑप्शन है सुदर्शन, प्रेमचंद्र, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री या द्विवेदी। तो अछूत नामक जो रचना है दोस्तों किसकी है? वो सुदर्शन की है। किसकी है? सुदर्शन की रचना है अछूत कृति। ठीक है। अगला प्रश्न है, किसने हिंदी आलोचना को वैज्ञानिक रूप प्रदान किया था? तो हिंदी की आलोचना को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से रिप्रेजेंट करने का क्रेडिट किसको जाता है दोस्तों? तो हिंदी आलोचना को वैज्ञानिक रूप देने का जो प्रदान किया गया था वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा प्रदान किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी रहेगा दोस्तों। महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिनको हिंदी आलोचना को वैज्ञानिक रूप प्रदान करने के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की पहली कहानी कौन सी मानी जाती है? तो प्रेमचंद की पहली कहानी कौन सी मानी जाती है? ऑप्शन है पंच परमेश्वर, सदगति या प्रेम पास या पहला उपदेश। तो दोस्तों जो प्रेमचंद की पहली कहानी है, सबसे पहली कहानी है, वह है पहला उपदेश। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसमें प्रेमचंद ने अपनी पहली कहानी पहला उपदेश की रचना की है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन में, भारत भारती किस युग की अमर कृति के रूप में जानी जाती है? तो भारत भारती किस युग की अमर कृति है? ऑप्शन है आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या द्विवेदी युग। तो भारत भारती जो है वो है दोस्तों द्विवेदी युग की अ, अमर कृति के रूप में जानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों आज की क्लास के अंतिम क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 20 पर। द्विवेदी युग का मूल उद्देश्य क्या था? तो द्विवेदी युग जो बना है वो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? और केवल मनोरंजन बिल्कुल गलत है, केवल श्रृंगार काव्य रचनाएं भी बिल्कुल गलत है, और धार्मिक ग्रंथों का अनुकरण करना भी द्विवेदी युग के अंतर्गत नहीं कहा गया है। तो द्विवेदी युग का जो मेन उद्देश्य था वह है साहित्य को समाजोपयोगी बनाना। ये द्विवेदी युग का मुख्य उद्देश्य रहा है, यानी कि समाज के लिए उपयोगी बनाना द्विवेदी युग का मूल उद्देश्य रहा है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारा जो हिंदी साहित्य के लिए द्विवेदी युग का जो विशेषताएं थी उसको हमने डिटेल पूरा पढ़ी हैं। और साथ ही जो दोस्तों डिटेल पूरा पढ़ने के बाद हमने 20 MCQ के द्वारा आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का प्रयास किया है। आपको लगातार इसी प्रकार की क्लासेस देखने को मिलेंगी, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको लगातार क्लासेस देखने को मिलेंगी।
जो अभ्यर्थी अभी हमारे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सारे प्लेलिस्ट में जाके हिंदी की लगातार क्लासेस हमारी इससे पहले वाली ज़रूर देख लें, जिससे आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग अच्छी खासी प्रिपरेशन देखने को मिलेगी और आपकी तैयारी बेहतरीन रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए दोस्तों अपना ध्यान रखिए और अपनी तैयारी को बरकरार रखिए और हमारे चैनल को आप जो है इधर-उधर शेयर भी करते रहिए, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट्स दीजिएगा और अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप इसका भी क्वेश्चन में पिन उसको कर सकते हैं, जिसका जवाब आपको तुरंत देखने को मिल जाएगा। और साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल के जो है मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको लगातार जो है क्लास और उसके आधार पर रेस्पॉन्स आपको देखने को मिलेगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट।